नमस्कार, आपकी आवाज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। सूर्या समाचार का कारवां पहुंच चुका है हॉट सीट रोहतक में और इस वक्त हम जहां पर मौजूद है उसे हॉट सीट इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि मैदान में है दीपेंद्र हुड्डा और उनके सामने है अरविंद शर्मा और जेजेपी और साथ ही साथ आईएनएलडी जो गठबंधन में चुनाव लड़ रही है, समर्थन अपना दे रही है। वो भी कह रहे हैं कि हमारे कैंडिडेट भी चुनावी मैदान में पूरी टक्कर देते हुए नजर आएंगे। यहां पर लोग भी है, लोगों के सवाल भी होंगे और लोगों के सवाल के साथ साथ तमाम प्रवक्ता भी यहां पर मौजूद, बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, जेजेपी की तरफ से तमाम लोग यहां पर मौजूद है। बीजेपी की तरफ से हमारे साथ मौजूद है प्रदीप अहलावत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे साथ राकेश गर्ग, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। जेजेपी की तरफ से राजेश सैनी जी हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत सैनी साहब आपका। और आईएनएलडी और आरजेपी की तरफ से हमारे साथ कृष्ण कौशिक, बहुत बहुत स्वागत आपका। आईएनएलडी के प्रवक्ता आप हैं। तो सवाल होंगे, सवालों के जवाब भी लिए जाएंगे। शुरुआत हमेशा की तरह सत्ता पक्ष से की जाती है और जब प्रदेश में भी सरकार बीजेपी की हो, मौजूदा सांसद भी बीजेपी का हो और सेंटर में भी सरकार बीजेपी की हो, तो फिर सवाल उन्हीं से बनते हैं। तो रुख करेंगे प्रदीप जी की तरफ। प्रदीप जी, बहुत से सवाल है, बहुत से आरोप है और उन तमाम आरोपों और सवालों के बीच में आपकी पार्टी, क्या रोहतक की सीट को आप एक मर्तबा फिर यहां से निकाल पाएंगे? क्योंकि बहुत से विशेषज्ञ ये कहते हैं कि कोई सीट कांग्रेस जीते ना जीते, रोहतक तो जीत जाएगी। यह भ्रम इनको पिछली बार भी था, यह भ्रम हमने तोड़ा था। थोड़ी सी चूक हमसे हुई कि वो 7-8 हज़ार की जीत थी, इस बार लाखों में ये जीत का फासला होने जा रहा है। ये भ्रम ऐसा तोड़ देंगे कि आगे इनको ये भ्रम होगा नहीं। मुद्दे कौन से हैं, कौन से काम आपने किए, कौन से और ऐसे काम है जो आप करने वाले हैं अगर जीतते हैं? मुद्दा देश का है, राष्ट्र निर्माण का है, पारदर्शिता का है, ईमानदारी का है। एक संस्कार जो भारतीय जनता पार्टी ने माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय मनोहर लाल जी के और नायब सैनी जी के नेतृत्व में यहाँ पे बदला है। पहले कांग्रेस के राज में सिर्फ लूट की राजनीति होती थी, ठेकेदारों की राजनीति होती थी और उस ठेकेदारी में वही लोग सक्रिय रहते थे जिन्होंने उस लूट में हिस्सा होता था। अब जो है बिना खर्ची पर्ची की सरकार की बात कर लो, चाहे और आप जितने भी विकास के मुद्दे की बात कर लो, हरियाणा जो है ऐसा प्रदेश है जहां से हर घर से एक सैनिक है, हर घर से एक खिलाड़ी है, हर घर से एक किसान है। 370 की बात कर लो, राम मंदिर की बात कर लो, आप कोई भी बात कर लो, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है सिवाय इस बात के कि उन्होंने मीन मेख निकालना है जो भी भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी देश हित में कर रहे हैं। चलिए, ठेकेदारी की बात इन्होंने की, लेकिन सवाल यहां पर यह भी कि जब कांग्रेस की बात होती है तो कह दिया जाता है साहब कि या तो हुड्डा लाइन या फिर खुड्डा लाइन। लेकिन दीपेंद्र हुड्डा स्ट्रांग भी बताए जाते हैं और रोहतक से पिछली बार लेकिन जिस तरीके से चुनाव हारे तो बड़े बड़े चुनावी पंडित भी फेल हो गए और उसी का जिक्र प्रदीप जी भी करते नजर आए। तो ऐसे में आपकी क्या तैयारियां यहां से? ठाकुर साहब, जब आप कह रहे हो कि रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा जी मजबूत बताए जा रहे हैं, तो इसका मतलब जब आपने रोहतक की पावन धरती पर कदम रखा तो रोहतक की जनता ने ही आपको ये शब्द बताए होंगे कि दीपेंद्र हुड्डा यहाँ मजबूत है और कंपटीशन टफ है। मैं टफ कंपटीशन का अब आपको जवाब दे रहा हूँ। रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा क्यों मजबूत है? अगर तो आप दिल्ली की तरफ से आए तो आपका सौभाग्य होगा कि अगर आप मेट्रो में बैठकर आए, और आपको ये दुर्भाग्य भाजपा का या रोहतक का है कि जहां मेट्रो छोड़ी थी 5 साल 10 साल के कार्यकाल में 1 इंच मेट्रो आगे नहीं बढ़ा पाए। उसके बाद जब आप रोहतक की सीमा में एंटर करते हो, आपने अगर राइट हैंड साइड की तरफ देखा हो, इतना बड़ा आईएमटी बनाया जहां बड़े बड़े एशियन पेंट्स जैसे बहुत बड़े बड़े औद्योगिक क्षेत्र आए हुए हैं। थोड़ा और अंदर की तरफ आओ तो आपको होटल मैनेजमेंट मिल जाएगा। लेकिन ये सारे के सारे संस्थान इस शहर को दीपेंद्र हुड्डा की देन है। बहुत बहुत चुटकीले अंदाज में आप तंज यहां पर जरूर कस गए। लेकिन आपने बात की कि दीपेंद्र ने बहुत काम किया, लेकिन रोहतक पर तो यह आरोप तक लगा कि रोहतक का एक दिशा में काम हुआ और पूरे प्रदेश को भूल गए हुड्डा साहब। ये आरोप भी लगते रहे कांग्रेस पर। पिछले 5 साल ही तो दिए दीपेंद्र हुड्डा से इतर, वरना 3 बार से तो दीपेंद्र हुड्डा ही जीतते रहे और उसके बाद राज्यसभा तक का सफर आपने तय करवा दिया। तो फिर कैसे विकास यहां पर रुक गया? क्योंकि बात तो ये हुई कि रोहतक का ही विकास करवाती रह गई कांग्रेस। ठाकुर जी, भूपेंद्र हुड्डा जी से जब भी इंटरव्यू के अंदर पूछा गया और रोहतक को लेकर सवाल किया गया, मैं अगर कहोगे तो थोड़ी सी देर के बाद पंचकुला से लेकर पलवल और पानीपत से लेकर फतेहाबाद तक के मैं आपको हर क्षेत्र के डेवलपमेंट के बता दूंगा कि किस जिले को चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के राज में शिक्षा के स्तर के ऊपर और मेडिकल संस्थान के ऊपर क्या क्या प्रदान किया गया। और जो ये भाजपाइयों को ये लगता है कि रोहतक के अंदर 10 साल से इनकी सरकार है प्रदेश के अंदर, 5 साल से मेंबर लोकसभा भी है, सिर्फ एक ईंट, एक विकास की ईंट, एक डेवलपमेंट का काम पूरे रोहतक लोकसभा की बात कर रहा हूं, रोहतक विधानसभा जिस पार्क के अंदर खड़े हुए हो, ये पार्क भी कांग्रेस की ही देन है। कोई एक चीज तो बताए। एक चीज पूछ लेते हैं, एक चीज
एक चीज का मैं कौन सा बताऊं, आप एलिवेटेड ट्रैक का आप देख लीजिए, रेलवे लाइन एलिवेटेड का देख लीजिए, चाहे एलिवेटेड रोड का देख लीजिए। हमारे जितने भी व्यापारी भाई जो रोहतक शहर से आते थे, वो दिल्ली में फैक्ट्रियां लगाना पसंद करते थे, अपने मुंडका में फैक्ट्रियां लगाना पसंद करते थे। हिसार रोड पे हमारा इंडस्ट्रियल एरिया था, वहां पे जाने में 2 घंटे लगते थे। अब हमारा व्यापारी भाई फैक्ट्री से फोन करता है घर पे कि गर्म रोटियां बनाना शुरू कर दो, मैं रोटियां खाने आ रहा हूं, लंच घर पे करके जाता है और वापस अपने फैक्ट्री में काम संभालता है। ये भारतीय जनता पार्टी ने किया। ये तो एक काम हो गया, एक ही बताएंगे, अगर एक का है, एक और बता दीजिए। आप कितने, आप जो है जो ये बात कर रहे हैं कि मेट्रो जहां पे थी वहां पे छोड़ी है, अटल जी की सरकार में केएमपी का शिलान्यास हुआ था। 10 साल इनकी केंद्र में सरकार रही, 10 साल इनकी प्रदेश में सरकार रही, ठेकेदारों से अटैचियां बदलने में ही रह गए। वो जो है केएमपी का निर्माण कार्य आगे नहीं बढ़ा और उस समय वैश्विक तेजी थी। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर उस समय पे ये हमारा केएमपी पूरा हो गया होता तो पूरा हरियाणा आज विकास की नई नदी देख रहा होता। ठीक है, मैं पहले और गेस्ट को ले लेता हूं, उसके बाद आपके पास आऊंगा। राजेश सैनी जी, कैसे देख रहे हैं, आपकी पार्टी कितना इन चुनावों में डेंट डाल पाएगी, फर्क डाल पाएगी, और आपके कैंडिडेट के चुनावी मैदान में उतरने से कहीं कांग्रेस को नुकसान तो नहीं हो जाएगा? ठाकुर जी, सबसे बड़ी बात तो दुष्यंत चौटाला जी युवा हैं, और ये लेके चलो कि जो भूपेंद्र हुड्डा के समय में मारुति छोड़ के चली गई थी हरियाणा को, वो दुष्यंत चौटाला जी के कारण खरखोदा में आई और फ्लिपकार्ट आई, बहुत सी कंपनियां, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां, क्योंकि हर एक जगह की एक होती है कि जब आपको रोजगार मिलेगा, जब युवा को रोजगार मिलता है, युवा सोच है रोजगार दिलाना होता है, खाली बातों से बात नहीं बनती। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आई कि सबसे बड़ी संसद, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत संसद है, और संसद के सदस्य तो है ही दीपेंद्र हुड्डा जी। राज्यसभा आरोप लगाया, एक बार वापस इनसे ले रहा हूं, आप पर बीजेपी नहीं कांग्रेस, ये जेजेपी भी आरोप लगा रही है और कह रही है कि विकास रुक चुका था हुड्डा जी के जमाने में और दुष्यंत जी ने काम करवाया। मैं पहले इन्हीं की बात का जवाब दे देता हूं। जो ये आरोप लगा रहे हैं ना, इन आरोप प्रत्यारोप में उलझकर आज इनकी ये स्थिति हो गई है कि 10 विधानसभा के अंदर चुनकर गए थे। हो सकता है कि माँ बेटा 2 रह जाए, बाकी 8 का क्या असर हो चुका है, 4 कांग्रेस। वो एक डायलॉग था ना वो असरानी फिल्म का कि आधे इधर जाओ, आधे में इधर चले जाओ, बाकी मेरे पीछे चले जाओ। दुष्यंत चौटाला जी अकेले अकेले आगे जा रहे हैं, बाकी चारों। सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं इनको फिर डर है, इनको भय है, दहशत है जेजेपी से कि आपके तो प्रदेशाध्यक्ष छोड़ गए साहब, आपके तो प्रदेशाध्यक्ष फिर होएगा। कांग्रेस का बंटाधार तो होएगा, इस बात को मान के चलना। और ये भी लेना कि दीपेंद्र हुड्डा फिर लोकसभा का चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, मेरी बात का जवाब दो ना। जब आप राज्यसभा के सदस्य हो, एक आपने तो भारतीय जनता पार्टी के आगे गोड्डे टेक लिए, हिंदी में जो शब्द कम है, गोड्डे कैसे टेक लिए कि अगर वो लोकसभा का सीट जीत गए, अगर वे लोकसभा जीत गए तो राज्यसभा तो कांग्रेस की होगी, क्योंकि 1 महीना है राज्यसभा का चुनाव, 1 महीने बाद होना है। राज्यसभा किसकी हुई बताओ, सारे पूछो किसी से, इन गर्ग साहब से ही पूछो कि राज्यसभा किसके पास जाएगी। एक छोटा जवाब। अभी लोकसभा का चुनाव एक बार संपन्न हो लेने दीजिए, एक बार दीपेंद्र को यहाँ से हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा मतों से जीत लेने दीजिए। राज्यसभा की बारी आएगी, जब राज्यसभा का जवाब दे देंगे। इनसे पिक्चर अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है। इनसे सिर्फ एक सवाल पूछ लीजिए कि आज अगर इनकी बात के ऊपर भाजपाई ताली बजा रहे हैं, कह रहे पिक्चर अभी बाकी है। कृष्ण कौशिक जी को चर्चा में ले लेता हूं। साहब, आईएनएलडी कहां पर खड़ी है, क्योंकि आपकी पार्टी तो 6 ही सीटों पर चुनाव लड़ रही है, बाकी जगहों पर औरों को सपोर्ट करती हुई नजर आ रही है। इस सीट पर क्या स्थिति है आपकी? आईएनएलडी 10 की 10 सीटों पर गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रही है। ठाकुर जी, ये गठबंधन का दौर है, सभी पार्टियां चाहे आरजेपी आईएनएलडी का गठबंधन है। उधर हमारा शरद पवार की पार्टी से गठबंधन है करनाल में। तो हम 7 सीटों पर आईएनएलडी के उम्मीदवार हैं और 3 सीटों पर हमने गठबंधन के उम्मीदवारों को अपने साथ शामिल किया है, क्योंकि ये गठबंधन का दौर है। और आईएनएलडी 10 की 10 सीटों पर करीबी चुनाव में है। कुरुक्षेत्र हम लाखों वोटों से जीतेंगे, हिसार हम लाखों वोटों से जीतेंगे, सिरसा हम जीतेंगे, अंबाला हम जीतेंगे। मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहूँगा, लेकिन आईएनएलडी के कम से कम 4 मेंबर पार्लियामेंट संसद में। सर, ये भविष्यवाणी भी फिर कर ही दीजिए कि यहाँ से अरविंद शर्मा को छोड़कर, दीपेंद्र हुड्डा को छोड़कर आपके कैंडिडेट जीतने वाले हैं। बिल्कुल, राकेश तंवर जी हमारे आरजेपी के कैंडिडेट हैं। ना कहीं दीपेंद्र हुड्डा दौड़ में है और ना कहीं अरविंद शर्मा दौड़ में है। अभी हमारे राकेश तंवर जी यहाँ से आरजेपी के कैंडिडेट जीतेंगे। कांग्रेस पार्टी एक परिवार की पार्टी है, ये कांग्रेस पार्टी नहीं रही, हुड्डा पार्टी रह गई है। लेकिन आपने जब कहा कि यहाँ से आरजेपी का कैंडिडेट जीत जाएगा तो लोग थोड़ा मुस्कुरा रहे थे, वो मुस्कुराहट क्यों थी? क्या लग रहा है?
कि मुस्कुराते हुए क्यों नजर आए, ठहाके मारते हुए नजर आए? हमारे बच्चे अफसर बन गए, जो भट्टा भीट पाते ना आज अफसर बन गए, और कांग्रेस ने लूट लिया था, खा लिया था डकैता ने। हाँ, एक घर में 3-3 नौकरी लगी मेरे पड़ोस में, कोई पैसा नहीं, कोई कुछ नहीं, पढ़ाई के कारण बच्चे लगे। महंगाई ज्यादा नहीं है? नहीं, और घर घर शौचालय भी बनवाए हैं, घर घर जाके रोजगार, मतलब गरीब, हाँ पूरी घर, मतलब जो गरीब बच्चे हैं उनको बिना खर्ची पर्ची के इतने बच्चे सरकार की तरफ से लगे हैं, शौचालय खुले हैं, घर घर मीटर लगे हैं, उज्ज्वला योजना के सिलेंडर मिले हैं। हम तो ये कहेंगे कि हर हर मोदी, घर घर मोदी। आप क्या कहेंगे मैम, किसका माहौल है? देखिए, इनका तो वो हाल है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला हाल है। अगर ये कांग्रेस वाले इतना ही दम दिखाते हैं तो फिर सड़कों पे माँ बेटे को आने के और भूपेंद्र हुड्डा जी को आने की क्या जरूरत थी? क्यों घर घर जाने की जरूरत पड़ी, जो आज तक कभी नहीं गए? ये खड्डे ही नहीं के खोदे हुए हैं जो भारतीय जनता पार्टी। जय श्री राम। आयुष्मान योजना जो भाजपा ने बनाई है, उसमें तो आप देखेंगे कि किसी भी वर्ग का आदमी, किसी भी जाति का आदमी, किसी समुदाय का आदमी, वो सबके लिए है। जो भी स्कीम है भारतीय जनता पार्टी, वो सबके लिए है, वो किसी कास्ट के लिए या किसी के लिए नहीं है। अगर आप बीमार होंगे तो आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकती हूँ, हमारे बागड़ी जी भी हो सकते हैं, हमारे प्रदीप जी भी हो सकते हैं, हमारे सबका इलाज होगा। और अभी एक नई योजना हम भाजपा ने संकल्प पत्र में दी है कि अगर आपके परिवार के जो बुजुर्ग बीमार होते हैं 70 साल से ऊपर, चाहे वो किसी भी आय वर्ग के होंगे, उनको मुफ्त इलाज दिया जाएगा। मतलब यहाँ माहौल देख के लग रहा है कि वोट मोदी के नाम पर है। आप ये कह रहे हैं बोले, आप बोले। उन्होंने कहा विकास की बात। मैं कहना चाहता हूँ, भूपेंद्र हुड्डा से मैं पूछना चाहता हूँ, दीपेंद्र हुड्डा से पूछना चाहता हूँ, 8 साल इनका राज रहा, 9 बार ये बने सांसद। रुको एक मिनट भैया, बोलो आप। जो एरिया इनके जो कलोई हल्के में आता था, इन्होंने 35 साल तक पानी नहीं दिया, और हमारी सरकार आई, हमने घर घर पानी पहुँचाने का काम किया अमृत योजना के तहत। ये कहते हैं विकास नहीं हुआ, वहाँ बूस्टर बनाए, हमने बनाए हैं। जिन पार्कों के अंदर कभी दलित बस्ती के अंदर कांग्रेस ने पार्क नहीं बनाया, सिर्फ वोट तक ये रहते थे, दलित की वोट ली और उनको भगा दिया जाता था। आज उन बस्तियों के अंदर आप देखें तो भाजपा के राज में हमने धर्मशालाएं, पार्क बना करके दी और बूस्टर बना करके लोगों तक पानी पहुंचाने का काम हमने किया। हम रोहतक में ही खड़े हैं, ये अब हमें ही संशय यहाँ पर होने लगा है। तो मैं सीधे तौर पर कांग्रेस के पास ही आऊंगा। और राकेश गर्ग जी, जिस तरीके का माहौल दिख रहा है, जिस तरीके के लोग दिख रहे हैं, अब या तो आपके लोग यहाँ पर कम आए, आप लोगों को इस पार्क में, इस डिबेट में बुला पाने में नाकामयाब हो गए, या फिर ये जो लोग कह रहे हैं वही सच है। आपने ठाकुर जी वो सुना है, जितने भी ये जो श्री राम के नारे लगा रहे हैं, इनको कहो अगर जय श्री राम के नाम में, भगवान नाम में इनकी थोड़ी सी भी आस्था है, अगर श्री राम की कसम खाकर ये बताए क्या इनके घरों में साफ पानी आ रहा है, हम राजनीति छोड़ने के लिए तैयार हैं। इनसे पूछो क्या इनके घरों में साफ पानी आ रहा है। जाते हैं, साफ पानी पर जाएंगे। साफ पानी की बात हो रही है, क्या लोगों को साफ पानी मिल पा रहा है? क्या साफ पानी मिल पा रहा है? सारा साफ पानी मिल रहा है शहर में, सबको साफ पानी मिला हुआ, साफ पानी आ रहा है सारी जगह। हाँ, पीछे भी महिलाओं की भागीदारी रोहतक में हमें सबसे ज्यादा। साफ पानी है, बिल्कुल क्लियर पानी आता है। सब किसके नाम पर वोट दे रहे हैं यहाँ पर, अरविंद शर्मा या मोदी? मोदी पे, मोदी। तो मोदी के नाम पर ही वोट दी जा रही है, ये साफ तौर पर यहाँ पर दिख रहा है। इस तरफ भी जो लोग हैं, इस तरफ के लोगों की तरफ भी मैं आ रही है। साफ पानी आ रहा है, नहीं आ रहा है? शुरू से बात करूंगा। भाई साहब ने कहा कि राज्यसभा का मेंबरशिप छोड़कर पार्लियामेंट में जाना चाहते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि राज्यसभा में क्या चीज़ होती है, और पार्लियामेंट का जब मेंबर बन जाता है तो वो कितने विकास करा सकता है। पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा, राज्यसभा में एक सिस्टम को जो एक चीज़ बनी होती है, उसके ऊपर जो है परमिशन लेनी होती है सिर्फ। ठीक है सर, राज्यसभा से आगे बढ़े। और पार्लियामेंट में क्या होता है कि उसके पास बहुत सारी चीज़ें, हर चीज़ करने की और बात रखने की, पार्लियामेंट में सवाल पूछने की आज़ादी होती है। चलिए, बीजेपी पर सीधे तौर पर आरोप यहाँ पर लग रहे हैं। सर, आपके एलिवेटेड रोड को लेकर भी सवाल वहां से खड़े कर दिए उन्होंने। वो कह रहे हैं कि एलिवेटेड रोड की जो बात कर रहे हैं, विकास की जो बात कर रहे हैं, वो दम नहीं है। कांग्रेस पर भी यही आरोप है। देखिए भाई साहब, इनका चरित्र ये है कि देश हित की जितनी भी बातें हों, 45,000 सैनिक हमारे 2014 से पहले कश्मीर में शहीद हो गए। कोई ऐसा हरियाणा का गांव नहीं होगा जहां पे शहीद नहीं हुआ होगा। ये फिर कह रहे हैं कि अगर हम सरकार में आए, इनके घोषणा पत्र में है कि 370 को वापस लागू करेंगे। राम मंदिर हमारे आराध्य देवता,
इनके खुद के बड़े नेता वहां पे जाके उसके खिलाफ खड़े होके उसको रोकने का काम करते हैं, रामलला को टेंट में बिठा के। इनकी आदत हो गई है, हमारे बाप हमारे दादा हम स्वयं, उसके अलावा इनको कोई और दिखाई नहीं देता, हर काम में कमी निकालने का। परिवारवाद का आरोप है और 370 पर बहुत खुलकर बोल रहे हैं। 370 रहेगी या फिर उसे वापस आप करते हुए नजर आएंगे सत्ता में आते हैं तो? जिस सैनिकों की और जिस सेना की ये भाजपाई बात करते हैं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर अग्निवीर योजना लाकर उसी सैनिकों को, उसी सेना को कमजोर करने का काम भारतीय जनता पार्टी और इनके नेताओं ने काम किया है। सैनी जी, माहौल पूरा गर्म है, माहौल पूरा गर्म है। आप भी जेजेपी भी बीजेपी के साथ रही, बीजेपी के साथ रही, और अब आप कौन से मुद्दों के साथ जाएंगे? जो ये आरोप कांग्रेस लगा रही है, क्या उनमें सच्चाई है? मैं आपको बताना चाहता हूं ठाकुर जी कि रविंद्र सागवानी इस चुनाव को कैसे जीतेगा और क्यों जीतेगा। सबसे पहले तो कांग्रेस की बात आई गई, भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री, बेटा राज्यसभा का सदस्य, बेटा लोकसभा का सदस्य है। दूसरा, पूरे लोकसभा क्षेत्र में कोई भी आदमी नहीं है इनके पास। दूसरी बात, अरविंद शर्मा जी की बात है, वे स्टेज पे ये कहते रहे कि मेरी चलती नहीं, मेरे बस का कुछ नहीं। जनता समझ चुकी है, इसीलिए जनता एक ट्रक ड्राइवर के बेटे को लोकसभा में भेजेगी और ये दोनों देखते रह जाएंगे। कृष्ण कौशिक जी, कहां पर आईएनएलडी खड़ी है, खुद का कैंडिडेट क्यों नहीं उतारा? और जो माहौल यहां पर दिख रहा है, आईएनएलडी के लिए कितना वोट प्रतिशत बढ़ता हुआ नजर आता है? जेजेपी से जो लोग छिटके थे, क्या वापस आपके पास आएंगे? अभी तो आपके लिए ये भी चैलेंज कि जो वोट प्रतिशत आपका छिटका था उसे वापस आपको रिटेन करना है। ठाकुर जी, जब रिजल्ट आएंगे लोकसभा के, वो रिजल्ट चौंकाने वाले होंगे। सबसे ज्यादा हरियाणा में आईएनएलडी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीतेंगे। कांग्रेस ने अपने 10 साल के शासनकाल में कुछ नहीं किया, तो सिर्फ आईएनएलडी ने ही इस प्रदेश का विकास किया है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने जहां सरकार आपके द्वार कार्यक्रम शुरू किए, वहीं चौधरी अभय सिंह चौटाला ने किसान आंदोलन में किसान मसीहा के रूप में न केवल अपने पद से त्याग पत्र दिया, बल्कि लोगों की, किसानों के हित में हर सुविधाएं उपलब्ध कराई। ठीक है, लोग भी हमारे साथ हैं। जनता से मैं गुजारिश करूंगा कि प्रवक्ता हमारे पास हैं, जनता के पास जब हम आए तो जल्दी से जल्दी 30 सेकंड में अपनी बात पूरी करें। अभ्यास सबसे पहली मेरी बात है कि सब यहाँ पे कांग्रेस का विरोध कर रहे हैं, सरकार बीजेपी के विरोध उसको जो स्ट्रांग होता है, तो ये प्रूव करता है कि यहाँ पे स्ट्रांग दीपेंद्र हुड्डा ही है। तो बीजेपी पर सवाल उठ रहे हैं, मैं वापस आता हूँ। बीजेपी पर सवाल उठ रहे हैं तो बीजेपी से जवाब जरूर लेना बनता है। मैं बात सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि ये अगर किसान की बात करते हैं, नरेंद्र मोदी जी ने 12 करोड़ किसानों को 6,000 रुपए हर साल उनके जो है किसान सम्मान निधि में देते हैं, जो कि 76,000 करोड़ बनते हैं, और 5 साल से किसान बहुत खुश हैं। इनके समय में 5 रुपए मैं ये बात बताना चाहता हूँ, 2 रुपए के चेक बढ़ते थे, हमने मुआवजा 12,000 रुपए प्रति एकड़ किया। यहाँ पे किसान खुश हैं। इनके सिर्फ बनाए हुए प्रोपेगेंडे हैं, ये देश को गुमराह करने की कोशिश करते हैं और कुछ भी नहीं है। तो बीजेपी पर जो आरोप लगे वो जवाब तो दे दिए गए, लेकिन बात किसानों की हो रही है, लेकिन किसान आपको भी सपोर्ट नहीं कर रहे। कुरुक्षेत्र में सीधे तौर पर आईएनएलडी के साथ चले गए, अभय चौटाला को कह दिया कि हम आपको सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे, गुरनाम चढ़ूनी की तरफ से कहा गया। तो कांग्रेस पार्टी भी बीजेपी की ही तरह लोगों को लेकर कहीं ना कहीं नाराजगी उनमें भी नजर आ रही है कि सपोर्ट जितना आपसे मिलना चाहिए था वो शायद मिल नहीं पाया। किसानों की नाराजगी से कैसे डील करेगी कांग्रेस? मैं ठाकुर साहब एक पहले आपके प्रश्न का उत्तर दे देता हूं और एक सवाल मुझे शांति से फिर पूछने देना। जब किसान आंदोलन चल रहा था पूरे हिंदुस्तान के अंदर, जहां हमारे किसान भाई यहाँ सरहद के ऊपर बैठे हुए थे, वो वीडियो, वो फोटोज, वो सारी चीजें इंटरनेट के ऊपर और सोशल मीडिया पे उपलब्ध है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर इकलौते सांसद थे दीपेंद्र हुड्डा जी, जो हर धरने पर गए, हर टोल के ऊपर गए और हर जगह किसानों को समर्थन दिया। सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जीत और हार किसकी होगी? अंततः बात इसी पर होगी कि कौन जीता कौन हारा। सर मैं जानना ये चाहता हूँ कि 2014 की आंधी में दीपेंद्र हुड्डा जीत गए, 2019 में ऐसा क्या हो गया कि दीपेंद्र हुड्डा हार गए, और अब की बार ऐसा क्या बदल गया कि वो जीत जाएंगे? ठाकुर जी, चुनावी राजनीति के अंदर ऐसा कभी नहीं होता कि हमेशा जीत आपके खाते में लिखी जाएगी।
कई बार जनता सेंटिमेंट्स के मुद्दे पर, भावनाओं के मुद्दे पर भी यहाँ वोट हो जाते हैं। लेकिन एक हार का मतलब ये नहीं होता कि आपके डेवलपमेंट के काम नहीं हुए थे। एक हार का मतलब ये नहीं होता कि आपने कुछ किया नहीं। क्या आपको लग रहा है यहाँ का माहौल, क्यों अरविंद शर्मा दोबारा जीतेंगे या हारेंगे? मेरी बात सुनिए, मैं आपको ये बताता हूँ, 70 साल पुरानी पार्टी है, 70 साल पुरानी पार्टी है। इनमें इतना दम नहीं है कि ये अकेले चुनाव लड़ सके। श्री राम की कसम, श्री राम की कसम, एक अकेला इन सब पर भारी पड़ेगा। एक अकेला नरेंद्र मोदी इन सब पर भारी पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी से एक सवाल, इनका प्रधानमंत्री पद का चेहरा पूछ लो, इनके पास चेहरा ही नहीं है, ये कुछ नहीं कर रहे। गवर्नमेंट चेक देती है किसानों को। मैं आप सभी भाइयों को नमस्कार मेरी तरफ से। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, भाई साहब प्लीज एक मिनट, भाई साहब एक मिनट, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ 2016 में ट्रेलियां कहाँ से भर के आई थी? ये पाकिस्तान का हिस्सा था क्या? हम पाकिस्तानी थे क्या? 38 पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, 38 पार्टियां। हम अकेला एक पर भारी। पगड़ी धोकर हमारी पहली हुई पगड़ी धोकर आप गंगा जल में पहनोगे? हम इतने अछूत हैं। तो एक तरफ बीजेपी और एक तरफ कांग्रेस और माहौल गर्माता जा रहा है। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ हैं, उनकी तरफ हम रुख कर रहे हैं। अब बोलिए, आप बहुत ज्यादा उत्साहित नजर आ रही थी, क्या माहौल है और क्या है बात? भाई साहब, ऐसी सरकार आई है जिसको ना तो पीने का पानी है, ना तो सीवर व्यवस्था है। पीने का पानी की समस्या तो है। आप ये कह रहे हो बीजेपी ने बहुत बढ़िया काम किए। एक तरफा जीतेगा भाई दीपेंद्र हुड्डा, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, तो माहौल पूरे तरीके से गर्म है, माहौल पूरे तरीके से गर्म है और प्रवक्ता यहाँ पर लगातार जुड़े हुए हैं, क्योंकि जेजेपी और आईएनएलडी को थोड़ा कम वक्त दे पाया हूँ, इसलिए रमेश कौशिक जी की तरफ चल रहा हूँ। साहब, आप कह रहे थे कि आपका कैंडिडेट जीतेगा, लेकिन माहौल तो कुछ और बता रहे हैं। ऐसा है, ये चंद आदमी है। इंडियन नेशनल लोकदल के गठबंधन के सभी 10 उम्मीदवार भारी बहुमत से जीतेंगे। चौधरी अभय सिंह चौटाला राजनीति में एक सशक्त भूमिका निभाएंगे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला राष्ट्रीय नेता है, उनकी सभी को जरूरत है, वो आज इस देश का मार्गदर्शन करेंगे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, चौधरी अभय सिंह। आखिरी चुनाव में 7,000 ही वोट मिले थे सर। चुनाव आनी जानी चीज है। ठीक है, जेजेपी के पास चलते हैं। सर, आपका क्या यहाँ पर स्टैंड है? पिछली बार 25,000 वोट थे, इस बार कुछ बढ़ पाएगा मामला, लग रहा है आपको? क्योंकि माहौल कुछ और बता रहा है। माहौल कुछ और नहीं है। लोग देख रहे हैं, ना तो परिवारवाद को वोट देंगे, ना भ्रष्टाचार को वोट देंगे। वे वोट देंगे तो चाबी के निशान को वोट देंगे, एक ट्रक ड्राइवर के बेटे को वोट देंगे जो कि ईमानदार है। और दुष्यंत चौटाला जी ने जो अपनी कार्य प्रणाली थी, लोग कहते हैं, अगर अब मैं दीपेंद्र हुड्डा जी से एक ही बात पूछना चाहूंगा कि उन्होंने चलो जो एक सांसद का काम होता था वो तो किया, लेकिन जब ट्रैक्टर पे टैक्स लगा, ट्रैक्टर को कमर्शियल व्हीकल बनाया, तो कोई नहीं बोला। जब दुष्यंत चौटाला जी थे जो कि ट्रैक्टर ले जाके संसद के अंदर ट्रैक्टर लेके गए। ठीक है सर, परिवारवाद का आरोप आप पर आईएनएलडी भी लगाती है, आप पर जेजेपी भी लगाती है और बीजेपी भी लगा देती है। परिवारवाद के अगर मैं अमित शाह जी से शुरू करूंगा ना और रोहतक की राजनीति पे आ जाऊंगा ठाकुर भाई, ये डिबेट घंटों में खत्म नहीं होगी। मेरा एक सवाल है कांग्रेस से, दीपेंद्र गांधी को ये वाया दिल्ली मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। इसके अलावा जिस तरीके से मोदी जी के पास 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने की योजना है, कांग्रेस पार्टी के पास क्या योजना है कि देश उनसे आकर्षित होकर उनकी योजनाओं से कांग्रेस पार्टी को वोट दे? ठीक है, चेहरा तो बीजेपी के पास है और वो नरेंद्र मोदी का है, ये तो यहाँ पर स्पष्ट होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन मेरा सर प्रवक्ता है उसके लिए मेरा सवाल आपसे सीधा ये, एक आरोप ये भी लगता है कि जाट बनाम नॉन जाट की राजनीति करवा दी गई, उस मसले पर क्या कहेंगे? क्या जाट नॉन जाट की राजनीति है? ठाकुर भाई, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये देश ठड्डा देश है और हरियाणा जो है ठड्डा प्रदेश है, और यहाँ पे ठड्डों को ही पसंद करते हैं। हमारा देश वो ठड्डा है कि नौसेना के 8 जवान जो कतर में फांसी की सजा हो गई थी, नरेंद्र मोदी जी उनको वापस लेके आए। सूडान में हमारा मंत्री सूडान में जनरल वीके सिंह खुद वहां जाके अपने भारतीयों को 600 भारतीयों को सुरक्षित वापस लेके आए। यूक्रेन में जो भारतीय फंसे हुए थे, हिंदुस्तान के ही नहीं पाकिस्तान के भी जो छात्र थे, भारत का झंडा लगा के वहां से वापस आए। इस बार जाट जो है ठड्डी कौम है, नरेंद्र मोदी जी के साथ है, कितना ही गुमराह कर लो, इस बार जो है हरियाणा जाट 36 बिरादरी सब नरेंद्र मोदी के। सर चलिए कांग्रेस की तरफ चल रहे हैं, क्योंकि बात रोहतक सीट की हो रही है, तो फिर यहाँ पर कोसली कितना फंसा हुआ है? क्योंकि पिछली बार कोसली से कहीं ना कहीं नुकसान हुआ था, इस बार कोसली की स्थिति क्या है?
आपने एक सवाल इनसे किया जाट और नॉन जाट का। आप ठाकुर जी की राजनीति समझिए। धर्म, जाति भारत पाकिस्तान से बाहर निकलकर भारतीय जनता पार्टी को कभी पहले समझ में नहीं आया, ना आज समझ में आएगा। मैं कोसली की बात का जवाब दे रहा हूं। जिस प्रकार से इन्होंने राव इंद्रजीत की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, जिस प्रकार से पार्टी ने इनके कद को कम करने का कोशिश की है, मैं दावा करके कह रहा हूं कि इस बार कोसली पूरी तरह से दीपेंद्र हुड्डा के साथ आपको नजर आएगा। राव इंद्रजीत सर आप राव इंद्रजीत से कांग्रेस को इतनी हमदर्दी कब से हो गई? क्योंकि बड़े आबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले दशक पहले हो चुका सर, तो फिर राव इंद्रजीत के साथ इतनी हमदर्दी कैसे? एक सवाल पूछो। राव साहब के साथ की बात की आपने, वो खेल क्या है? इल्तजा इश्क है, रोता है क्या? आगे आगे देखिए होता है क्या। ये राव साहब का जवाब मैंने आपको दे दिया। माहौल पूरे तरीके से गरमाया हुआ है। चारों पॉलिटिकल पार्टियों को आपने सुना, लोगों की भावनाओं को आपने देखा। मेरे पीछे लगातार आप जनता को देख पा रहे हैं और वो लगातार अपनी बात रखना चाह रहे हैं। सूर्या समाचार रोहतक पहुंचा और रोहतक पहुंचकर हमने जानने की कोशिश ये की कि माहौल क्या है, कि कौन जीतता हुआ नजर आ रहा है। तो कह सकते हैं कि फाइट बहुत टफ है, मामला कंपटीशन पर आकर यहां पर लगता हुआ नजर आता है। रोहतक से कैमरामैन रिंकू मेहरा और विशाल गुलाटी के साथ राज ठाकुर, सूर्या समाचार।